नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज मेरे साथ एक ऐसी प्रतिभा हैं जिनके बारे में मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि वो इसी मध्य प्रदेश की माटी की प्रतिभा हैं, और एक ऐसी प्रतिभा हैं कि बेहिचक जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र को उन्होंने चुना है, काव्य रचना, एक गीतकार के तौर पर और एक ऐसे युवा गीतकार के तौर पर जिनकी परवाज़, जिनकी उड़ान आसमान की तरफ अभी शुरू हुई है, लेकिन शुरू होते हुए ही इस उड़ान ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वो एक ऐसे ही गीतकार हैं, और गीतों की भावभूमि को जिस तरह से उन्होंने रचा है वो बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि पौराणिक जो हमारे संदर्भ हैं, आख्यान हैं, उन पर लिखना आसान नहीं है। जिन्होंने भी लिखा है गद्य में या पद्य में, उस पर लिखना कई दृष्टि से बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन राम की संघर्ष यात्रा पर उनका जो गीत इस समय पूरे देश में धूम मचा रहा है, वो गीत ये बताता है कि ये युवा गीतकार न सिर्फ एक गहरी समझ के साथ रचना कर्म को आगे ले जा रहा है, बल्कि वो भारतीय मनीषा, भारतीय सनातन परंपरा और भारतीय पौराणिक आख्यानों को भी बहुत गहरी दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहा है। और ये भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वो इस समय मुंबई फिल्म उद्योग की तरफ भी रुख कर चुके हैं, और कुछ बेहद बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ उन्होंने अपनी दस्तक दर्ज कराई है। और आने वाला वक्त आपको और हमको ये बताएगा कि वो बड़े काम क्या हैं। तो मुलाकात करिए मध्य प्रदेश की निमाड़ की माटी से आगे बढ़ने वाले एक ऐसे युवा गीतकार जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, और आप बेहिचक कह सकते हैं कि कुमार विश्वास जी की परंपरा में ही वो दीक्षित होकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अमन अक्षर मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं अमन आपका। नमस्कार सर। बंसल न्यूज़ के दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बारे में आपने थोड़ा ज़्यादा कह दिया, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ जैसे जैसे जिस दिशा में हूँ। जी अमन जी, मैं आपकी थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपके अध्ययन, आपकी पढ़ाई लिखाई और खंडवा के पास एक छोटा सा गांव, जहां एक बालक पढ़ भी रहा है, सोच भी रहा है कि लिखूंगा, परिवार में भी शायद कहीं संस्कार हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आप आते हैं, खंडवा के पास किस गांव से, और कैसे लिखने की तरफ आपकी अभिरुचि डेवलप हुई। खंडवा ज़िले में एक गांव है मूंदी, जो कहीं वहाँ के लोक संतों के कारण भी आसपास सिंगाजी महाराज हैं, बुखारदास जी महाराज हैं, लोक संतों की भूमि है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उस मिट्टी में ही लोक संगीत, भजन, जो गुरु वंदनाएँ हैं, भजन हैं, ये सब तो उस मिट्टी में था ही शायद, जिस मिट्टी में किशोर कुमार भी हुए बिल्कुल खंडवा में। और ये अब समझ आता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अपब्रिंगिंग में हमको साथ देती हैं। मेरा परिवार साधारण जैसे परिवार होते हैं कि शुरुआती दौर में हमारे दादाजी, चाचा, पापा ने जो संघर्ष किए, वो संघर्ष हम लोगों ने तो कभी नहीं किए बिल्कुल। लेकिन सारे लोग घर में सरकारी नौकरी के लोग थे, पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान था। मतलब स्कूली पढ़ाई उस समय सबसे बड़ी पढ़ाई हमारी होती थी। लेकिन फिर भी मैंने जितना उपलब्ध साहित्य, जितना जिस तरीके की चीज़ें, मैगज़ीन्स हो गई, अखबार हो गए, उनके जो परिशिष्ट थे, इनकी पढ़ाई तो शायद बहुत पहले या चौथी या पाँचवीं में रहा हूँगा। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे मैंने पढ़ना लिखना शुरू हो गया था। हमारे गांव तक देवपुत्र भी आने लगी थी, तब देवपुत्र बहुत अच्छी मैगज़ीन हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे अब कब इंजेक्ट होती गई थी, कब मन में बसती गई धीरे धीरे। और पढ़ाई कर ही रहे थे, जो पढ़ने की आदत और सोचने की आदत है, तो ये थी घर में। अनुशासन भी था, कोई बहुत इस तरह की आदतों में हम कभी भी नहीं रहे, आज भी नहीं है। तो घर का माहौल तो हमेशा से ही एक वो आदर्श माहौल था जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को मिलना चाहिए। हाँ, कि ना बहुत बंधन थे और ना बिल्कुल ऐसी आज़ादी थी कि कुछ भी कर सकते थे। और पढ़ते रहे। स्कूलिंग जो शुरुआती होती है हिंदी मीडियम में 8वीं तक हुई, फिर मीडियम चेंज किया मैंने। तो हमारे गांव से ही दूर 20 किलोमीटर दूर एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल था, वहाँ से मैंने 9th 10th किया।
वहाँ ठीक ठाक 10th में भी मेरे अच्छे परसेंटेज हुए। जी। पढ़ाई में मैं शुरू से ठीक रहा हूँ, अच्छा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं इंदौर आ गया था जी। 2006 में पहली बार मैं इंदौर आया और मैंने 2 साल यहाँ पर ऑल इंडिया PMTs की तैयारी की अलग अलग कोचिंग्स में। और उन 2 सालों में मैंने फिर और कुछ किया नहीं, फिर मैं PMTs की तैयारी करता था। उन 2 सालों में शायद मैंने लिटरेचर भी बहुत कम ही पढ़ा होगा ना। आपने पढ़ा तो थोड़ा बहुत, लेकिन लिखा कुछ भी नहीं? लिखा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। और तब तक लिखा भी नहीं, उन 2 सालों में तो मैंने कुछ नहीं लिखा, मुझे याद है अच्छे से। और जब PMTs के रिज़ल्ट आए तो नहीं आए, और वो मुझे अब ऐसा लगता है कि वो मेरी पहली बड़ी असफलता थी ज़िंदगी की। क्योंकि मैं कभी, हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं कि क्योंकि हमारे साथ एक ही चीज़ प्रूव करने की थी, वो पढ़ाई थी। वो मैं कर लेता था तो उसमें अभी तक हम फेल नहीं हुए थे। और ज़िंदगी की असफलताएं थोड़ी तब तक आई थी। तो असफल होने का 2 तरीके थे, या तो पास होते या फेल होते। तो पहली बार में किसी परीक्षा में फेल हुआ एक तरह से ना, जिसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो PMTs नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि मैं बायोटेक में जाऊं या इंजीनियरिंग कर लूं, जो बायोलॉजी के लिए अवेलेबल थी। लेकिन फिर भी मेरा 1 साल ड्रॉप का हो गया वो एडमिशन होते होते। वो 1 साल अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। वो जो साल था उसमें मैंने हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर की जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं टॉफल वगैरह की तैयारी करके शायद मैं बाहर चला जाऊँ। क्योंकि वो प्रेशर था ना, क्या रहा है मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ रहे तो घर वाले बताएंगे क्या करता क्या है ये, तो चलो वहाँ चल देते हैं स्कॉलरशिप पे। तो हुआ कुछ नहीं, एकेडमिक में तो फिर वो रास्ता नहीं था। उस समय मैंने पढ़ा और उस ड्रॉप के साल में मैंने कच्चा पक्का लिखा। तब ऑर्कुट ट्रेंड में था, और ऑर्कुट ट्रेंड में था तो हम देखते थे कि कुछ लोग लिखते हैं। तो मुझे उनके उस समय हो सकता है गिनती के वो उनकी भी पोस्ट पर 20-25 लाइक्स आते हों या शेयर्स होते हों, वो मुझे आकर्षित करने लगा। अच्छा। और वो मुझे लगता था कि नहीं यार, इन चीज़ों से इज्जत भी मिलती है, लोग तारीफ भी करते हैं। साथ साथ तब कुमार विश्वास जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। तो मुझे आज क्या, आने वाले कभी समय में इस चीज़ को मानने में कभी भी मुझे शर्म नहीं आएगी, या मैं मनाही इसकी नहीं होगी कि उस वीडियो के बाद से ही हमको ये विश्वास हुआ कि ये भी कोई आर्ट फॉर्म है। कवि सम्मेलन मैंने उससे पहले देखे थे, छावनी में भी परंपरागत कवि सम्मेलन होते थे, लेकिन तब लगता था नहीं यार, ये आर्ट फॉर्म ऐसा है जिसको हम परस्यू कर सकते हैं, इसको लेके आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन तब तक ऑब्वियसली हम लोग, हमारे पास वो कविताएं नहीं थी मेरे पास, और ना वो था। लेकिन तब लगता था कि हम लिख लेते हैं ठीक। जैसे जब हर नासमझ आदमी को ये लगता है कि वो समझदार है, तो मैं लिखने लगा धीरे धीरे। और उसी ड्रॉप की ईयर में मैंने थोड़ी पढ़ाई आखिरी के महीनों में की, तो मेरा अच्छे से MIT लखनऊ में मेरा BTech बायोटेक में एडमिशन हो गया। मैं ठीक ठाक जगह पर पढ़ने चला गया। लेकिन फिर मैंने वहाँ पढ़ाई तो की, साथ साथ पढ़ाई सिर्फ परसेंटेज लाने के लिए करी। और उन 4 सालों में लखनऊ में 5 साल रहा, मतलब BTech के 1 साल बाद तक भी वहाँ रहा। मैंने सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर को एक्सप्लोर करने में, अपनी भाषा को डेवलप करने में, लोगों से मिलने में, पढ़ने में, एकेडमिक के साथ साथ ये काम मैंने भरपूर किया। अगर मैं लखनऊ नहीं जाता तो शायद मैं ये होता भी नहीं जो मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ जी। तो कभी ये होता है ना कि हम आगे चल के सोचते हैं कि शहरों का भी किसी के जीवन में योगदान होता है, तो मेरी ज़िंदगी में लखनऊ का सबसे बड़ा योगदान है। लोगों का तो रहा है बिल्कुल, बहुत, लेकिन बहुत सुंदर शहर जो शहरों के योगदान होते हैं उसमें एक इफ्तिखार आरिफ का शेर भी है। ऐसा शेर था जो मुझे कई बार अलग अलग जगह से कनेक्ट हुआ कि जब हम हमारा घर छोड़ते हैं फिर किसी और जगह जाते हैं, जब वो शहर अपना लगने लगता है तो उसे भी छोड़ना पड़ता है। इफ्तिखार आरिफ पाकिस्तान के बड़े बड़े शायर हैं, अभी भी हैं। उनके शेर हैं कि उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते, उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते, ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते, ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते, कि पैगंबरों से ज़मीनें वफ़ा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे कि अपने घर रहते, हम ऐसे कौन खुदा थे कि अपने घर रहते। तो हम, मुझे लगता है कि घर जिस चीज़ को मानने लगते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ यात्रा के कारण छोड़ना पड़ता है। तो मैं इस बात का हमेशा श्रेय देता रहूँगा कि लखनऊ ने जो मेरी तरबियत में जो जिसको बेहतर किया है तो वो उसमें लखनऊ का भी हाथ था। इस बीच जैसे ही जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, इसके बाद अब बात ये थी कि क्या करना है। मैं प्लेस्ड हो गया था,
सबसे पहला जो बैच प्लेस्ड हुआ होगा कॉलेज से, उसी में मैं 2 कंपनीज में प्लेस्ड हुआ। अच्छा खासा पैकेज जैसे हो सकता था वो, लेकिन वो मुझे नहीं करना था। ये मुझे 3rd ईयर से पता था कि मुझे ये नहीं करना है। और जब नौकरी लग गई तब उसके बाद थोड़े दिन हिम्मत करके घर बता दिया कि मुझे ये नहीं करना। नौकरी यूपी में ही थी या? नहीं, नौकरी मेरी एक परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज़ है, सॉफ्टवेयर कंपनी, तो उसकी पहली पोस्टिंग नागपुर में आई थी। नागपुर में थी। हाँ, तो उसकी ज्वाइनिंग के लिए मैं गया भी था, लेकिन उस दिन किसी कारण से ज्वाइनिंग हुई नहीं, और बस फिर तो मैं फिर गया ही नहीं कभी। तो वहाँ मैं गया, और लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके अपने भैया से कह दिया कि मुझे ये नहीं करनी है। तो उन्होंने पूछा कि फिर क्या करना है, तो मैंने कहा यही करना है, कवि सम्मेलन वगैरह। और तब तक मेरे कवि सम्मेलन का कोई सीन था नहीं कि मैं कुछ लिख रहा हूँ या मंचों पे जा रहा हूँ ना। लखनऊ के जो लोकल मंच जा रहे थे, हम कच्चा पक्का लिख के मैं जा रहा था, वो जा रहा था। इनको पता नहीं था कि इस तरह की भी दुनिया है कि ये इसमें कुछ कर लेगा। तो उनका वही जो परिवार का एक जो तनाव रहता है कि ये करेगा क्या, उनका कोई लालच तो था नहीं, लेकिन ये खुद के लिए क्या करेगा। तो उन्होंने पूछा क्या करोगे, तो मैंने कहा कि कुछ करूँगा, पब्लिकेशन वगैरह ऐसा कुछ बिज़नेस शुरू करके, और साथ में ये करूँगा। तो फिर मैंने पब्लिकेशन भी शुरू किया। अब तो वो नहीं करता क्योंकि मुझे कविताओं सम्मेलनों से थोड़ा समय नहीं मिलता, लेकिन तब मैंने, घर ने अनकंडीशनल सपोर्ट जैसा होता है, मतलब ऐसा बहुत कम परिवार होते होंगे या ऐसा बहुत कम कला या इस तरह के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को कहने का मौका मिलता है कि मुझे मेरे घर का जो सपोर्ट है, ऐसा सपोर्ट शायद किसी को भी नहीं मिलता होगा। मतलब वो मुझसे ज़्यादा मेरी चीज़ों के लिए सपोर्ट करते हैं, मुझसे ज़्यादा उत्साहित भी रहते हैं। अगर इंदौर में कोई बड़ा प्रोग्राम है तो मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें मेरा पूरा घर सुनने ना आया हो। क्या बात है। हाँ, और ये कई बार मंच से कुमार जी ने कही भी है कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे घर वाले तक सुनने आते हैं, और मेरे पहले कार्यक्रम से वो सुनने आए। और जब मैं थोड़ा 2014 में वापस इंदौर आया, मैं वही पब्लिकेशन के लिए 2 साल मैंने और मेहनत की, करते रहा। मैं छोटे छोटे मंच पढ़ता था, लेकिन उन्हीं जगहों के, यूपी के, क्योंकि मैं वहाँ से रह के आया था, तो वहाँ के लोग जो जानते थे, मेरे पास जो कुछ गीत थे मैं लेके पढ़ता था। इंदौर में मेरा पहला और बड़ा कार्यक्रम किया हम लोगों ने, गीत महोत्सव। ये मेरा सपना था कि सिर्फ गीतकार होंगे उसमें। सिर्फ गीतकार तो नहीं थे उसमें, कुछ एक दूसरे रस के भी थे, लेकिन मैक्सिमम संख्या गीतकारों की होगी, हिंदी कवि सम्मेलन के गीतकारों की। तो हमने गीत महोत्सव किया, गीत महोत्सव किया हम लोगों ने वहाँ पर, और उसमें कुमार जी का संचालन था, उसमें बालकवि बैरागी थे, उसमें सत्यन जी थे, राजेंद्र राजन, रमेश शर्मा, लोक श्रीवास्तव जी जो पत्रकार भी हैं, गज़लकार भी हैं, और हम 2-3 नए लोग थे उसमें। विनीत चौहान जी थे, वीर से कवि। और वो कवि सम्मेलन के तौर पे तो सफलतम रहा ही रहा। वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ कि उसमें मुझे कुमार जी ने नया नाम दिया, क्योंकि वो जस्ट एक दिन पहले मुझसे मेरी कविताएं सुन चुके थे। और कुमार जी से मेरा ऐसा संबंध था कि मैं 2008 से 2008 से उनको लगातार मेल लिख रहा था, फ़ोन पे संपर्क कर रहा था कि मेरी कविताएं देख लो क्या हैं। तो वो दिन है, और जनवरी 15, 2016 मैं उस दिन उनसे मिला हूँ। कमाल है। उसके पहले जो भी था खतों किताबत, नहीं वो बात ही भी नहीं हुई थी। हाँ, वो तो मतलब उन्होंने तो ये भी कह दिया था, और मैंने मन से बोला भी है कि किसी काम का नहीं है, कचरा है, इसको फेंक दो। और मैंने किया भी था ऐसा। हाँ, मैंने ऐसा कर दिया था कि मैंने उन चीज़ों को ना कभी किसी को सुनाया, और कुछ भी किस नहीं किया उन्होंने। लेकिन फिर मैंने वो होटल में उनको गीत सुनाए। वो मेरी ज़िंदगी का पहला था कि मेरे पास कोई सुनाने लायक था, और उस व्यक्ति के सुनाने लायक था जिससे बिल्कुल मैंने पढ़ना तो कई लोगों से सीखा। कौन सा गीत उनको पसंद आया? मैं बता रहा हूँ जी। तो जो गीत मैंने पढ़ा पहली बार, जो मेरे मंच के शुरुआती दौर में, एक देह वनवास को सौंप कर वो चला, वो गीत मैंने पढ़ा। और एक चंचल मन ये जीता, जिसने एक प्रेम गीत और एक थोड़ा आध्यात्मिक गीत। तो मैंने जब वो 2 गीत सुनाए तो मैं देख सकता था कि कुमार जी थोड़े भावुक वो हुए थे। हाँ, मैंने देखे उनको। और हम जब हमारे हीरो को पहली बार देखते हैं, इसमें जो आपको प्रिय हो वो हम दर्शकों को भी सुना दीजिए हमारे। हाँ, मैं सुना देता हूँ बिल्कुल। वो वाला उसमें जो उसका एक बंद मैं सुना दूंगा। तो वो दिन था, तो तब मुझे लगा कि नहीं, इतने दिनों की जो मेरी प्रतीक्षा थी कि चलो वो तपस्या तो क्या हम कर पाएंगे, लेकिन जो हम कर रहे थे वो किसी भी उसकी कोई भी नीति रही हो, तो उसमें मैं जो हुआ बड़ा अच्छा लगा। उनने मुझसे बोला भी कि बड़ा अच्छा है, और उनको इस बात की खुशी हुई कि ये वापस आया है तो इस तरह से आया है।
मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ मैंने मेहनत नहीं की, उनको इस बात की खुशी थी कि तुमने मेहनत करके ये स्थिति में पहुँचे हो कि एक पूरा गीत जो भाषाई संस्कार से लिखा जाता है, नियम से वो लिखा। और मेरे लिए भी खुशी की बात थी। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि तुम्हारा सरनेम क्या है, मैंने कहा दलाल। तो बोले अच्छा नहीं है सरनेम, इसको ये कविता वाली। मैंने कहा सर आप दे दीजिए नाम मुझे। तो बोले मैं दूंगा। तो मुझे लगा कि आप बड़े व्यक्ति ने कहा है तो आप कभी देंगे नहीं देंगे। लेकिन एक तरह से सरप्राइज था मेरे लिए भी। अगले दिन ही कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुलाया तो नया नाम से ही बुलाया कि मैं आपको आस्यामन अक्षर नाम देता हूँ। उस दिन मुझे बहुत अच्छा सुन लिया गया लोगों से। बस उसके बाद मुझे वो जो एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि लोग जानने लगे, उसी कवि सम्मेलन से हम 2 कवि थे, उसमें 3 कवि थे। उन तीनों को उसी कवि सम्मेलन से कुमार जी ने कहा कि अगले महीने जो लाल किले का कवि सम्मेलन है इसमें आप तीनों को आना है। तो मेरी उम्र 25 साल की थी और 25 साल की उम्र में मैंने लाल किला का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मैंने कब की बात है? 2000 फरवरी 2016 की अगले महीने अगले महीने के 25 साल की उम्र में 3 साल पहले आप लाल किले का वार्ड। और ये सबसे कम उम्र का ही मैं रहा हूँगा। उसमें सब लोग थे और उसमें मुझे बड़ा अच्छे से सुना गया। मतलब सब बहुत सारे कवियों के बीच में भी एक गीत सुनाना था, लेकिन पीछे बहुत बड़े बड़े नाम मेरे आदर जितने सब बैठे थे। उन्होंने कहा था तुम हमारा समय ले लो लेकिन और सुनाओ। तो 44 लोगों की टीम में मैंने 3 गीत सुनाए थे, आप सोच लीजिए उस समय। और उन लोगों का बड़प्पन था कि उन्होंने सुनाने दिया जिसको वो जानते तक नहीं थे। तो वो रहा। फिर धीरे धीरे कार्यक्रम मिलने लगे। कुछ बंद जो हाँ देह वनवास मेरा पहला थोड़ा सा गीत है। उसका गीत की साधारण सी भूमिका है। वो गीत ऐसा है कि देह वनवास को सौंप कर वो चला, चित्त घर की दिशा शेष जाने किधर, देह वनवास को। और इसका सबसे वैसा बंद जो मुझे भी प्रिय है, एक बंद सुना देता हूँ। प्रेम की क्या स्थिति होती है जीवन में जी। कि मंत्रणा कोई भी ना सफल हो सकी, प्रीत को तो समर में उतरना ही था, हारना प्रेम में सब अमर कर गया, जीत जाता प्रणय फिर तो मरना ही था, जीत जाता प्रणय फिर तो मरना ही था। कि हार को सांस हरदम संभाले हुए, पास रहता नहीं यूं कोई जीत कर, देह वनवास को सौंप कर वो चला। तो उस उम्र का, उस समय, उस स्थिति का ये गीत था जो उनको बड़ा अच्छा लगा। यही मैंने मन से सुनाया भी जी। और यही गीत से फिर इस गीत को लोग सुनने लगे। फिर धीरे धीरे मैंने फिर और गीत पढ़ने शुरू करे। फिर मैं पहले सिर्फ गीत पढ़ता था, मुक्तक नहीं पढ़ता था। फिर मैं मुक्तक पढ़ने लगा धीरे धीरे। मतलब मैंने मेहनत ना आज बंद की है और शायद मैं कभी करूँगा भी नहीं। और मैं वो करता रहा क्योंकि मुझे 2 साल से ये है कि मुझे मंच मिलने लगे थे जो मिलने चाहिए शोभाजनक। लेकिन मैंने फिर भी ये सोचा कि अभी अगर करने का समय है तो हम कर लें इतना कि हम इतना फ्यूल होना चाहिए हमारे अंदर कि आगे चल के 27-28 साल की उम्र तो ये करते करते तो बड़ा अच्छा। और मैं सबसे ज़रूरी, सबसे अलग जो बड़ी बात ये है कि मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मतलब मेरे जितना खुश कोई होगा ही नहीं इस प्रोफेशन से। जिन लोगों जो इस कवि सम्मेलन का सबसे सफल कवि भी होगा ना, वो भी अपने प्रोफेशन से इतना खुश नहीं होगा जितना मैं खुश हूँ। इसकी वजह आपका रचनात्मक संतोष? मुझे रचनात्मक संतोष तो सर नहीं है अभी तक भी। अभी नहीं है। मुझे आगे का एक इंटरव्यू याद आता है, उसमें उन्होंने एक बात की थी। उससे इंटरव्यूअर ने यही पूछा कि आप संतुष्ट हैं अभी तक लिखे से या अभी जो लिखा जा रहा है उससे? तो बोले कोई नया लिखा जाना इस बात की गवाही है कि हम असंतुष्ट हैं। संतुष्ट हो जाएंगे तो नया लिखा भी नहीं जाएगा। तो जब वो दूसरों के लिए कह सकते हैं तो अपने लिए तो, और मेरे दिमाग में अभी तो ऐसा कोई, लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैं मेहनत ईमानदारी से कर रहा हूँ। मतलब मैंने देखा कि जब जो चीज़ मुझे नहीं आती थी उसको मैंने ओवरकम किया, उस चीज़ से मैं उभरा भी हूँ। और वो करते करते, और पढ़ाई मैंने कभी छोड़ी नहीं, ना आज छोड़ी, और करते करते धीरे धीरे। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि ये मैंने ये काम जो चुना है इसमें लोग देखते भी हैं
और ये भी लगता था कि भाई गीतकारों की जो हम स्थितियाँ देखते थे, हमारी उम्र में बहुत कम गीतकार इस समय हैं अच्छे सारे, लेकिन ये सब हम जब कर रहे थे तब उससे पहले गिने चुने गीतकार हमारे सीनियर लोग थे। तो सब लोग हमसे जिनके पास जाओ तो वो ये कहते थे गीतकार बहुत कम हो गए हैं, गीतकार कम हो गए। तो कई बार तो ये लगने लगता था कि पता नहीं हम बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेके आए हैं कि हमारे ऊपर क्यों ये जिम्मेदारियाँ डाल रहे हैं, हम तो अभी सीखने की उसमें हैं, जब कर पाएंगे कुछ इसी स्थिति में हो जाएंगे। तो बड़े मन से मैं वो करता रहा और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ इस चीज़ से। आज तो कुमार विश्वास अपने आप में एक मानक हैं जो मजदूर हाँ, से उन चलते लोगों हैं और खासा इनकम टैक्स देते हैं। वो उनके जी। कारण ही हाँ। मैं आज आप मतलब मैं अगर मुझे लोग जानते हैं तो इस कवि सम्मेलन की दुनिया को वो जो ग्लैमर देने का काम है, इस बात से कुछ लोग इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन ये तो हमारा अनुभव किया हुआ है। वो उनका बनाई हुई ज़मीन नहीं होती या मैदान नहीं होती तो हमारे जैसे लोगों के लिए आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी और प्रतिष्ठा के तौर पर भी ये प्रोफेशन चुनना बहुत कठिन चीज़ है। और उस स्थिति से जब मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा होता या अभी मैं कर रहा होता तो शायद मैं बहुत अच्छे पद पर होता या बड़ा अच्छा जो भी कर रहा होता, लेकिन वो चीज़ तो बहुत आसान लगी हमको। मतलब हमने एक मंच पढ़ा, हमने सिर्फ 2 गीत पढ़े, मैंने कोई एक्स्ट्रा काम तो किया नहीं, जो लिखा वो पढ़ दिया। ऐसा कितने लोगों ने किया होगा, लेकिन हमको उस दिन से लोग जानने लगे तो ये मेरी थोड़ी मेहनत थी, ये तो वो बनाया हुआ ग्राउंड था जिस पे हम थे। क्योंकि 2 गीत अच्छे लिखना हर कवि के पास होते हैं सर, जो जेन्युइन कवि है। तो अगर यही क्राइटेरिया होता कि 2 गीत अच्छे होने चाहिए तो हर व्यक्ति को वही चीज़ मिलती जो कुमार जी को मिली या बाद में थोड़ी बहुत हमको मिली है। तो मुझे तो ये लगता है कि वो मैदान में हम थे, उस जगह हमको एक प्लेटफॉर्म बड़ा था और बड़ा अच्छे से करते गए और ईमानदारी से करते गए तो सारी चीज़ें ठीक होती गई। बिल्कुल ठीक बात है। और सफ़र और कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता है। वही कई बार जैसे अखबारों के भी इंटरव्यू जब हम कवि सम्मेलन देते हैं तो वो सबसे पहली चीज़ ये पूछते हैं कि इंजीनियरिंग छोड़ के क्यों इसमें आ गए। तो मैं तो उनको सच में एक बार बड़ा अजीब सा जवाब दिया था। मैंने कहा आपको इंजीनियरिंग इतना शोभाजनक काम लगता है क्या कि आप उसको कह रहे हैं कि उसके लिए मैंने साहित्य चुन लिया। आप ये सोचो कि अच्छा हुआ आप इधर आ गए, इंजीनियरिंग छोड़ दिया आपने। तो वो बोले आपने ऐसा जवाब क्यों दिया। मैंने कहा आपके सवाल ही इतने स्टीरियोटाइप हैं कि आप कहते हैं इंजीनियरिंग। मैंने कहा वो शोभाजनक काम बचा नहीं पिछले 5 सालों से, तो आप ये पूछना बंद कर दीजिए। तो दरअसल समाज के वो मानक हैं जो वो तो उनसे मैंने वही कहा, मैंने कहा मैं तो ये काम बेहतर है। मैंने कहा आप में इंजीनियरिंग होता तो आप मेरे पास आते भी नहीं, मैं बात करने का मौका भी नहीं मिलता। नहीं, ये भी आपको पूछना था उनसे कि आज कौन सा ऐसा इंजीनियर है, आप बता दीजिए नाम चीज, जो कुमार विश्वास से टक्कर दे सकता हो। हाँ, और कई बॉलीवुड स्टार भी उनके बराबर नहीं लगते हैं सब। और ये सब चीज़ें तो जैसे वो सर भी खुद कहते हैं, ये सब चीज़ें तो सर आएंगी। सर आप भी मुझसे बड़े हैं और अनुभव आपका हर तरह से ज़्यादा है। ये चीज़ ये धीरे धीरे हम समझने लगे हैं कि ये चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, काम करते रहते हैं। तो हम जिस समय छीनने लग जाएंगे ना तो वो तो बदतमीजी एक तरह से हो गई कि हम कहें कि नहीं मुझे यही करना है और हमारे बड़े जब सामने हैं तो मैं वो चीज़ कहूँ। हो सकता है 4 लोग मुझे ही सुनने आए हों, लेकिन मैं इस बात का दम भर के मेरे सीनियर के सामने जाऊँ तो ये तो वो बहुत अलग बात हो जाएगी, क्योंकि मैं जिनको सुन के आया उनको मैं उन 4 लोगों का दम पे कैसे दिखा सकता हूँ। बिल्कुल। अब मैं आपकी इस इंटरव्यू को कंक्लूड करते हुए 2 महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे ज़हन में हैं, ठीक है। वो एक तो ये है कि मुंबई जाना और वहाँ प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ना, और वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ना, तो ये इंक्लिनेशन, ये रुझान आपके मन में शुरू से था कि मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं? क्योंकि ये आपके पहले प्रसून जोशी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करकरे साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गुलजार तो अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया और यूनिवर्सिटी हैं, इरशाद कामिल साहब हैं। तो ये लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ का वहाँ जाना बड़ी उम्मीद की बात है। तो ये कैसे हुआ? और ये तो पहले दिन से है। हाँ, मुझे तो ये लगता भी नहीं था कि मैं जो जिस तरह के गीत लिखता हूँ, जैसे मैंने देह वनवास वाला गीत सुनाया, उस तरह के गीत हमारे पिछले 10 सालों के पास्ट में तो कवि सम्मेलनों में उस भाषा के गीत लोग नहीं पढ़ते थे। ठीक बात। तो मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि क्लिष्ट भाषा ऐसा लिखना कोई बहुत कठिन काम तो नहीं थी, लेकिन मैं लिखता था तो मुझे ये था डर कि मुझे तो कवि सम्मेलन में नहीं सुना जाएगा, मुझे ऐसा कर दिया जाएगा कि ये थोड़े किताबों वाले कवि हैं, मंच के लोकप्रियता से इनका संबंध नहीं है। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे तो करना फिल्म के लिए ही है, वही काम करने जाना है, अल्टीमेट ड्रीम वही है, धीरे धीरे जाना है। तो मैं
गया ऐसी संघर्ष करने की उससे थोड़ा कि मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या है। और कुछ काम हुए हैं, वो मैं समय आने पे बता भी दूंगा, लेकिन ठीक ठीक चल रहा है अभी। और मैं गया तो इसीलिए था, काम ढूंढने के लिए। अभी आप क्या मेनली बॉम्बे बेस कर रहे हैं? आता जाता रहता हूँ आते जाते मैं वैसे भी इंदौर है कि कभी सम्मेलनों के लिए बाहर रहता था। हाँ, अब मुंबई इंदौर में भटकता रहता। चर्चित गीत का ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा, जिस गीत ने आपकी प्रतिष्ठा को और एक आपको एक ऐसे कवि के तौर पर स्थापित किया है जिससे हम बहुत उम्मीदें कर सकते हैं। उस गीत को तो हम आपसे बहुत तसल्ली से सुनेंगे ही, लेकिन मैंने ये भी देखा उस वीडियो को कि कुमार विश्वास बहुत मुग्ध भाव से, लाखों लोग उसको देख चुके हैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, और संपत सरल जैसा कवि तो मुझे लग रहा था कि शायद एक अविरल अश्रुधारा हर पंक्ति पर उनका रुमाल उनकी आँख की तरफ जाता था और वो आंसू पोंछते हुए, और ऐसा भाव था उनका जिसको मैं कहता हूँ आह्लाद एक भीतर का उमड़ता है। बिल्कुल। तो ये दाद जो है ये अद्भुत है, दो बड़े कवियों की, बेहद बड़े कवियों हाँ, और जी। ये तो मैंने खुद वीडियो में देखा है कि उन लोगों के रिएक्शंस क्या हैं। हाँ, आप तो उस वक्त मैं आगे था जी, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये मतलब ये मांगी हुई दाद नहीं थी, ये उनके मन में, मैं दाद ऑडियंस से मांग सकता था और उनसे ध्यान जा सकता था। और एक तरह बड़ा आश्चर्य होता है कि संपत जी जैसे, जिनको लोग बड़ा तर्कवादी कवि मानते हैं, और वो ना, और उनको लोग ये मान के चलते हैं कि वो इस तरह की कविताएं नहीं करेंगे, उनका भावुक होना। और कुमार जी के चेहरे पे मुझे ये तसल्ली लगती है, और उन्होंने मंच पे बोला भी एक दो बार इनडायरेक्टली कि मुझे ये इस बात का खुशी है कि मैंने इसको नाम दिया है तो गलत नहीं दिया है। तो हमारे लिए तो जिनको हम हीरो मानते हैं उनका कहना बहुत बड़ी बात है। मैंने अभी आपसे कहा भी था कि कुछ लोग होते हैं जिनका हाँ अच्छा कहना या ठीक कहना भी हम लोगों के लिए बड़ी बात होती है। तो वो दिन तो बड़ा विशेष हो गया, सब लोगों ने सुन लिया, सारे लोगों तक वो बात पहुंची। उस दिन सुर भी अच्छा लग गया था जब मन में वो उस तरह से सुना रहे थे, और लोग अच्छा सुन लेते हैं तो वो कभी फिर उस मन में आ भी जाता है। तो उस गीत की फिर उन्होंने अपने काव्य पाठ में जब संपत जी आए उन्होंने भी बोला, कुमार सर ने तो बहुत बार बोला, वो तो उस समय भी बोल रहे थे और उन्होंने किया। तो वो दिन तो बड़ा कभी भूलने वाला दिन है। वही उसी का वीडियो इतने लोगों तक पहुंचा। आपने मुझे सुना, ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप तक वो वीडियो पहुंचा है, क्योंकि मैं आपको पहले से जानता था और कारण मैंने आपको बताया भी कि हमारे गुरुजी के कारण जी। तो बड़ा अच्छा अनुभव है। और राम पर ये विचार कैसे आया लिखने के लिए, और वो भी इतना सरल, इतना मन में हृदय तक, गहराई तक जाने वाला, ऐसा लगता है जैसे बारिश की रिमझिम जैसे धरती में समाती है। आपके गीत की ये पंक्तियां वैसे मन में जाती हैं और मुग्ध होकर लोग सुनते हैं इसको। सर ये गीत जो है ये सायास तो नहीं लिखा है, क्योंकि सायास में लिखना 3 साल से चाह रहा हूँ। मुझ पे कुछ लोगों ने सवाल भी किए थे कि तुमने बीजेपी का ट्रेंड आया तो राम पर गीत लिखा। सच में जब ये पहली बार मैंने ये किया ना, तो मुझ पर ऐसा लोगों ने किया, बल्कि उनको ये नहीं पता था कि इसमें राजनीतिक पक्ष का कोई हिस्सा ही नहीं है, मतलब उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन कहा होगा उन्होंने किसी चीज़ से, तो मुझे भी लगा कि क्या मैंने ये सायास लिखा। तो मैंने कहा नहीं, सायास अगर मैं लिखता ना तो मैं 3 साल से चाह रहा था। आप देह वनवास की पहली दो पंक्ति देखिए, वो राम का ही चरित्र है। और मैंने शुरू उसको ऐसे ही किया था, लेकिन बाद में भटक गया गीत में, तो वो प्रेम गीत बन गया और राम का मैं कर नहीं पाया। तो करते करते कई गीतों में, जैसे मैंने एक गीत था मेरा प्रेम गीत, जिसमें मैंने ये लाइन लिखी थी कि राम अपनी जानकी से युद्ध हारे, हम भी तुमसे ये लड़ाई हार जाते। उसका ये था कि आप राम जैसा योद्धा किससे लड़ाई हारा, सिर्फ जानकी से। ये गीत 2 साल पहले, एक गीत की एक पंक्ति है सिर्फ ये। तो ये मैं कोशिश करता था कि कुछ मैं कर लूँ, कुछ ले आऊँ इसमें। फिर राम गीत जब हुआ ना, जब पहली बार, तो उसमें यही था कि मैं थोड़ा सा समय लेके ही बता देता हूँ, बहुत वैसे भी ले लिया है मैंने राम कथा को जब से समझना शुरू किया, मैंने उसको धर्म से बिल्कुल परोक्ष सोचा है। मतलब उसमें मुझे लगता था कि ये 2 चरित्र हैं, राम सीता, इनका प्रेम पति पत्नी वाला या जो प्रणय वाला प्रेम है, जो विवाह के बाद एक प्रणय के तौर पे भी वो रहा, और साथ में भाइयों का प्रेम और देवर भाभी का प्रेम, ये पूरी प्रेम कथा की बुनावट है, सारी प्रेम कथा की बुनावट है। और इस पीढ़ी ने वो बुनावट दी है। मतलब राम जी की जो पीढ़ी थी, राम सीता लक्ष्मण, ये लोग ये मानक तय करते आए हैं। इससे पहले प्रेम के मानक नहीं थे, इससे पहले सब मोह की बात थी
कैकेयी अपनी चाह में, अपनी कामना, अपने लालच में कहती है। राम कथा बहुत आसान थी, दशरथ का जीवन। जब तक कैकेयी कुछ नहीं कहती तब तक उस कहानी में कोई ट्विस्ट है ही नहीं। और उन्होंने किस लिए कहा, जिसकी बुनियाद एक मोह, जिसको हम नेगेटिव बात मानते हैं, उससे करी। लेकिन प्रेम को जीना इस पीढ़ी ने जो शुरू किया, मैंने कहा कुछ भी किया हो, मतलब मैंने उसमें जब लिखा लाइन कि जन को ताड़ते रहे तो मन को मारते रहे। राम और सीता प्रेमी प्रेमिका थे, वो एक दूसरे के लिए उन्होंने वो काम किए, ना इतिहास की ना भविष्य की चिंता की कि लोग क्या कहेंगे। उनका प्रेम, धर्म सम्मत प्रेम, कि लोगों के साथ भी रहना है, अपना हर फर्ज भी निभाना है और दोनों का प्रेम भी निभाना है। तो मुझे इतना आश्चर्यचकित करता था कि वो दो चरित्र जो इतने शक्तिशाली हैं, सीता बहुत बड़ी योद्धा थी, राम तो उस समय के सबसे बड़े योद्धा थे, ये लोग, इन लोगों को समाज तो दबा नहीं सकता था। इनकी प्रेम कथा को, जैसे हीर रांझा लैला मजनू को समाज ने एक नहीं होने दिया, इनको समाज तो नहीं दबा सकता था, इतनी समाज में भी ताकत नहीं थी। तो इन्होंने जो सब चीज़ किया, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जानते समझते बूझते किया, कि उनके अपने अपने मंतव्य रहे होंगे। उस समय के लोगों का दूरदर्शिता हमसे तो कई गुना ज़्यादा होती होगी, हम उनको भगवान ना भी माने, तो जो वो लोग करते रहे। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ कई दिनों से थी कि ये प्रेम कथा है विशुद्ध, कि इन्होंने बिल्कुल एक दूसरे के समर्पण भाव से, राम वनवास चले गए सिर्फ बात कहने के तौर पर, सीता जी प्रेम में चली गईं, और उसके बाद सीता जी को जब हरण हुआ, राम ने सारी चीज़ें सीता जी के लिए करी। वो व्यक्तिरिक्त हो गया अपनी सहचारणी के बाद, लेकिन उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया। तभी वो पंक्ति का कारण ही यही है कि जन को ताड़ते रहे तो मन को मारते रहे। राम व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी करते रहे हों, लेकिन हम जैसे एक मोटिवेशनल और बिहेवियर साइंस में बात कहती है कि हमको हमारी भावनाओं का कंपार्टमेंटलाइजेशन करना चाहिए। तो ये राम आप देखिए, जिनकी पत्नी नहीं है उनके साथ, हमारे जैसा व्यक्ति, और ऑब्वियसली मेरी उम्र कई लोग का ब्रेकअप हो तो शायद खाना खाना भी छोड़ दें। राम का व्यक्तित्व वो है कि जिनके साथ उनकी जीवन संगिनी नहीं है, उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं जो हमारे देखने से गैर जरूरी लगते होंगे। क्या ज़रूरत है सबरी को उद्धार करने की? अहिल्या माता का प्रसंग हुआ, केवट का प्रसंग हुआ, ये सब में तो खैर सीता भी थी केवट में, लेकिन उसके बाद भी जितने भी प्रसंग हुए, सुग्रीव बाली का, ये सब इन्होंने क्यों किया? तो वही था कि वो मन को मार सकते थे क्योंकि उनका उस पर कंट्रोल था, लेकिन जन को तारते रहे। तो ये राम का व्यक्तित्व तो धीरे धीरे बड़ा बड़ा होता गया। और ये कुछ पंक्तियाँ पहले आई थी मेरे दिमाग में, जैसे जन को तारते अमन जी, मुझे ये सबसे महत्वपूर्ण बात लगी कि कई बार महानता के नीचे व्यक्तित्व जिस तरह से दब जाता है या दबा दिया जाता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो पीड़ा है वो जन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जब आप भगवान और अवतार मान लिए जाते हैं। सबसे बड़ी मैंने वही कि मैं आपसे वही कहने के पीछे भी, कैमरे के पीछे जब हम बात कर रहे थे, वही है कि इसमें राम का क्या दोष है कि लोगों ने उनको भगवान मान लिया। राम का इसमें कोई दोष नहीं है ना। आप उनको भगवान के तौर पर देखते हैं, ये बात और है कि आप वो भगवान के तौर पर देखे जाने चाहिए, लेकिन जब वो चरित्र है, जो वाल्मीकि रामायण का चरित्र है, वो एक इंसान है, और इंसान के तौर पे ऐसा इसका 10% भी कोई जी नहीं सकता। अगर वो भगवान है तो फिर तो कोई तर्क है ही नहीं, फिर तो वो सब करेंगे, फिर तो उनके तीर हवा में भी उड़ते होंगे। ये मनुष्य का षड्यंत्र भी है कि जो जिस आचरण को वो धारण नहीं कर सकता और किसी व्यक्ति में वो आचरण है तो उसको वो भगवान बना देता। बिल्कुल यही चीज़ थी। लेकिन आपने जिस भावभूमि पर ये गीत लिखा और जिस तरह की सराहना है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम इस बातचीत को ख़त्म करें। हाँ, तो इसी नोट पर ख़त्म करें और हम सब आपको सस्वर, उसी बड़ा मधुर कंठ ईश्वर ने आपको दिया है, जिस तरह की लेखनी है आपकी, तो मैं इस पूरे समग्र गीत को आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा। और मुझे लगता है मुझसे अधिक इंतज़ार उन लोगों को है जो इस बातचीत को सुन रहे हैं। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। पहला बंद वही उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में।
जी। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, कि ना तो दाम ना किसी ही नाम की तलाश में, बहुत सुंदर। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, वाह, वाह। राम बन गए थे अपने राम की राम तलाश की तलाश में। उनको किसी चीज़ का श्रेय नहीं किसी चाहिए चीज था। का। जी। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, कि आप में ही आपका, आपसे ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। ओहो, वाह। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ सिर्फ राम राम। है। हाँ। कई बार बंद की पंक्तियों में जो तोड़ की पंक्तियाँ हैं ये छुप जी, जाती हैं, जी, जी। लेकिन ये पंक्ति मुझे पसंद है बहुत, हाँ, हाँ। कि राम आपको राम होना नहीं सिखाते, राम आपको आपके चुनाव का तरीका सिखाते हैं, सिखाते कि आप अपने आप को कैसे डिस्कवर करते हैं। स्वागत, बहुत सुंदर बात है। कि आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। दूसरा बंद, बहुत सीधी सी बात मेरे दिमाग में थी, राम जैसा कौन हुआ, हाँ, राम जैसा कौन चरित्र हुआ, हम बचपन से सुन रहे हैं वैसे होना है, होना है। दूसरा एग्जाम्पल हमको दिखता नहीं। कृष्ण के बारे में बहुत कहते हैं, ये कल के अवतार आ गए, कृष्ण के ही होंगे, या वैसे करते हैं तो कृष्ण अवतार हुआ, क्योंकि थोड़ा ग्लैमराइज्ड है ना हमारा वो भगवान, थोड़े ग्लैमर वाले हैं। तो लेकिन ऐसे नहीं कहता कि ये राम जैसे हैं, राम का अवतार आ गया वो, लेकिन राम जैसा कौन हुआ, उनके व्यक्तित्व को मैंने जरिया बनाया कि वो सूर्यवंशी थे, योद्धा थे। तो उन्होंने क्या क्या किया, कैसे परिस्थितियों में ढाला और ढले। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, जी। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले वाह, सदा। वाह, बहुत सुंदर बिंब। सूर्य थे मगर बहुत वो सुंदर सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा। राम क्या बात ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। और पंक्तियां सुनिए, कि दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। अब ये कहानी सीता और राम तरफ मुड़ती है इस गीत की। 5 ही बंद थे और मैंने जानबूझ के 5 ही रखे थे बंद, और भी मैंने इस पे लिखे थे। लेकिन अब सीता जी की, क्योंकि सबसे बड़े सवाल सीता जी को लेके ही थे, राम कृष्ण की जैसे कृष्ण पे कई सवाल थे, राम पर गिने चुने सवाल थे, लेकिन बहुत बड़े थे, बड़े सवाल। हाँ, कि बिल्कुल उनको कटघरे में खड़ा करता है कि जानकी से ये हुआ। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब हम ये देखें कि उनकी नियति क्या क्या रही, ये हमारा मैसेज होना चाहिए। क्योंकि हम इतिहास में गुजरे हुए लोगों से पूछ तो सकते नहीं हैं, हम उनका जीवन ही चरित्र देख सकते हैं। हम देखते गांधी ने ऐसा किया तो हम उनको, उनके व्यक्तित्व को वैसा सोच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही राम के साथ है कि रामवाद क्या है। तो सीता जी के साथ ये हुआ, और राम जी के साथ शाप क्या था, जो अभी हम बात कर रहे थे, कि कोई ईश्वर अगर मनुष्य बन के आया है, हमारे जैसे अवतार माने जाते हैं, तो बंद ऐसा है, ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। हमारे पास बहुत कहानियां हैं हमारे दुख की, संघर्ष की, लेकिन सारे दुख कहानियां हैं, दुख की सब कहानियां हैं, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं। सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए। राम ने जब अयोध्या वासियों को लौटाया तो कहा कि मैं लौट कर आऊँगा, है ना। और बाद में ये हुआ भी कि भरत ने उनकी पादुकाओं से राज कराया, राम का राज पादुकाओं से चला। तो सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए,
वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, कि राम राज की ही आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। ऐसे राम राज का लोग क्या करते हैं जब उनके राम ही उनके साथ नहीं थे। राम राज तो उनके नहीं होने पर भी था। राम राज आ गया तो राम ही चले गए, कि हर घड़ी नया नया, सबको लगा था कि अब तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन राम थे हर घड़ी नया नया, स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। अब वो बन जो इसका बड़ा इसको कहा जाता है कि इसका सबसे ठीक बंद है जी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके सारे, आप सबको पता है कि सीता जी को अग्नि परीक्षा में कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पौराणिक कथाओं में होलिका की कहानी में होलिका जल जाती है जिसको न जलने का वरदान था, लेकिन हमारे यहाँ सती कभी नहीं जली, सीता कभी नहीं जले ये लोग, और निष्कलंक वापस आई, और राम की नियति जल समाधि थी। इसी दो बातों को मैंने लिखा। उन्होंने क्या जवाब राम ने दिया, जो कभी नहीं दिया वो कैसे दे होंगे। जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। आप किसी को डांट दें ऐसे ही और वो घर छोड़ के चला जाए, तो आपको अपने डांटने पे जिंदगी भर ग्लानि होगी। मतलब हमको क्या लगा कि डांटने के बदले वो रूठ सकता है, जा कैसे सकता है, शोक में कैसे बदल। हाँ, मतलब लोग बोलेंगे यार प्रश्न करना मतलब गलत हो गया, हम प्रश्न नहीं करते तो ये शोक नहीं आता। अगर ये लोगों को पता होता कि राम नहीं जाते, कोई करता ही नहीं राम को खोने के लिए चीज़। लेकिन राम के अंदर का वो था कि जग की सब पहेलियों को कहा देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए। इसकी अंतिम पंक्ति फेमिनिज्म के खिलाफ हो लोगों को लग सकती है, लेकिन मैंने इसको बड़े भावनात्मक तौर पे लिखा है कि जानकी का हर जन्म, सीता जी का हर जन्म, बचाव सिर्फ राम है, बहुत सुंदर, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। इसकी ये भावभूमि थी। और यही इस पॉइंट से जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम से, इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए फिर मैंने जानकी के ऊपर भी लिखने की कोशिश की कि जानकी को हम छोटा कैरेक्टर ना माने। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम कैसे भाई, क्या राम नहीं होती तो जानकी नहीं कुछ होती क्या? ये सवाल सीधे सीधे, और हमारे यहाँ ऐसे एब्सर्ड फेमिनिज्म के सवाल उठते हैं और वो बिल्कुल एब्सर्ड होते हैं, उसमें कोई सिर पैर होता नहीं है और सिर्फ वो ब्लैकमेलिंग है इमोशनल। तो लेकिन मुझे ये लगता था कि नहीं, यहाँ थोड़ी सी कुछ दिक्कत है। यहाँ बचाव इसलिए है कि भाई सीता जी ने राम को चुना, राम जैसे संरक्षक के तौर पे सीता के हुए, ऐसा संरक्षक मिला क्या बाद में किसी को? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। अगर सीता जैसा कोई होगा तो उसको संरक्षक राम जैसा ही चाहिए। तो सीता होना है ना पहले सीता होना है। ठीक। लोग क्या कहते हैं कि सीता नहीं होगी तो मतलब क्या राम नहीं होते, सीता नहीं होती? तो मैंने कहा सीता कौन हो रहा है? अंसार कमरी है हमारे एक बहुत बड़े गीतकार, उनका एक गीत है, उसकी एक पंक्ति है, उनका शुरुआती मुखड़ा ऐसा है कि क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, शर्त यह है कि तुम कुछ कहो तो सही। उसकी जानकी जी के ऊपर अंतिम बंद की पंक्तियां हैं कि एक भी लांछन सिद्ध होगा नहीं, अग्नि में जानकी सी दहो तो सही। कि वो कितना बड़ा पर्सपेक्टिव है, ये किसी को सप्रेस नहीं किया जा रहा है। सीता तो वॉरियर थी, अमित त्रिपाठी ने और देवदत्त पटनायक ने सबने बहुत क्लियरली लिखा है, नरेंद्र कोहली जी ने भी, कि वो तो अपने हिसाब से सब कुछ किया उन्होंने। राम राज में ऐसी स्थिति नहीं थी कि सीता जी कहती कि मैं अग्नि में नहीं चढ़ूंगी तो कोई जबरदस्ती चढ़ा देता, कभी भी नहीं चढ़ा देता। वनवास वो अपनी मर्जी से गई, बस ये चीज़ थी। और मैंने फिर इसमें एक क्लीशे पॉइंट है जिसको मैंने उठा के इसका मुखड़ा बनाया
राम है कि नहीं है, यही सवाल था अभी तक तो, कि राम है कि नहीं है। राम के अस्तित्व पे सवाल है, अभी तक भी कोर्ट में सब बात चल रही है। मैंने जानकी को बड़ा करने के लिए ये बिंब उठाया। अरे वाह। और उसमें उसकी पंक्ति है सर जी, बड़ा व्यक्तिगत तौर पे आपको सुना रहा हूँ, बाकी जो करना हो। जी। जो है इस कथा के प्राण, वाह। रामायण के, हाँ हाँ। जो है इस कथा के प्राण, उनका प्राण जानकी। वाह वाह। हाँ। जो है इस कथा का प्राण, उनका प्राण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम एक क्या बात है। सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। बड़ी विडंबना, आयरनी सर ऐसी है, आप तो सब ज़्यादा जानते हैं सर मेरे से। राम पर बहुत सवाल है कि राम है कि नहीं है। सीता को कोई नहीं नकारता, कोई नहीं नकारता। वो राम को नहीं मान रहे हैं, वो सीता के शोषण को ग्लोरीफाई करके बात कह रहे हैं। अरे यार, जब आप एक तरफ राम को ही नहीं मान रहे हो तो काल्पनिक कथा पे आप फेमिनिज्म लेके आए क्या? ठीक बात है। तो मैंने उसी स्टैंड को लिया कि राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। इनकी परस्पर प्रेम की है सारी लाइनें। क्या था? पुण्य एक था मगर थे, पुण्य के घड़े अलग। पुण्य एक था मगर थे, पुण्य के घड़े अलग। युद्ध एक था मगर दोनों ही लड़े अलग। युद्ध एक था मगर दोनों ही लड़े अलग। कि जो न थे किसी के राम, राम थे खड़े अलग। जानकी के राम, राम से भी थे बड़े अलग। अरे वाह। जानकी के राम, राम से भी थे बड़े अलग। के इस कथा से है बड़ा अलग विधान जानकी। इस कथा से है बड़ा अलग विधान जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। है राम एक सत्य जिनका है प्रमाण जानकी। दूसरा बन, हमने तो वो राम देखे जो कंप्लीट थे, सीता जी ने वो राम बनते देखे हैं। ये उसकी भूमिका है। बिंब सर देखिए, प्रीत का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी। प्रेम का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी। पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी। पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी। जैसे मंदिरों की सीढ़ी चढ़ रही थी जानकी। राम लिख रहे थे, राम पढ़ रही थी जानकी। राम लिख रहे थे, राम पढ़ रही थी जानकी। राम लिख रहे थे, राम पढ़ रही थी जानकी। कि राम जिसके हो गए, राम जिसके हो गए सहज सुजान जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। अब उसी गीत के द्वारा आखिरी के दो बंद, और उसमें जो मेरा स्टेटमेंट है क्लियर, इस पे मेरे से आज किसी ने डिस्कस भी किया कि ये बात कैसे हो सकती है। इसके दो बंद हैं। सत्यता क्या थी? हम ये बोलते हैं रामायण राम की कथा थी। रामायण राम की क्यों कथा है? उसका सिर्फ इतना सा कारण है, और ये भी सर शायद कुछ नई बात लगे कि रामायण की कथा राम की कथा क्यों रामायण है? क्योंकि पूरी कथा की सारे घटनाक्रम की अकाउंटेबिलिटी राम की थी। राम की वो जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व उन्होंने लिया, सारे लांछन उनने सहे, इसलिए वो उसके किरदार हैं। लेकिन क्या सिर्फ वही उसके नायक हैं? नहीं, ये हमारी दृष्टि है, जो मैंने दृष्टि में देखा, और जो शायद सत्य भी हो सकता था कहीं पर। हमारी परंपरा और दर्शन का सबसे बड़ा सत्य जो है वो मैं पढ़ता हूँ कि
इसमें क्या नया है तर्क लाख जो बुने गए, तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए। एक सरल सी बात जिसके अर्थ अनसुने गए, जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए। शब्द शब्द अर्थ अर्थ स्वाभिमान जानकी, राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। अंतिम बंद सीता नहीं होती तो ये धर्म की कथा होती या बड़ी नैतिक शिक्षा की कहानी होती। सीता के होने से क्या हुआ, गृहस्थ थे वो, लेकिन सीता के होने से इस कथा को क्या मिला। अंतिम बंद इस गीत का है। धर्म की कथा को जिसने मर्म एक नया दिया, अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया। अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया। अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया। कि जानकी ने अर्थ इसको धर्म से बढ़ा दिया। राम की कथा को प्रेम की कथा बना दिया। राम की कथा को प्रेम की कथा बना दिया। कि भावना से भी अधिक है अर्थवान जानकी। भावना से भी अधिक है अर्थवान जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। वाह 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 वाह, शब्द नहीं है मेरे पास अमन जी। और मैं सोचता हूँ इस बातचीत को ख़त्म करने का इससे बढ़िया क्या नोट हो सकता है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको। अर्धनारीश्वर की जो संकल्पना हमारी परंपरा में है, मुझे लगता है कि इस कविता को, इस गीत को पूरा किया है अमन ने इसी अर्धनारीश्वर की एक संपूर्ण कल्पना के साथ, कि स्त्री और पुरुष जब अपनी श्रेष्ठता के साथ समागम करते हैं जीवन पथ पर, तो वो राम और जानकी होते हैं। और दोनों का जो योगदान है इस अद्भुत जीवन में, ये इस रचना संसार में प्रवेश करके हम भी विस्फारित नेत्रों से सुनते हैं और धन्यवाद देते हैं इस युवा कवि को, जिसकी परवाज़, जिसकी उड़ान साहित्य के आकाश में, फिल्म के आकाश में अनंत अपेक्षाओं और अनंत आशाओं के साथ होगी। मैं बहुत एक बार फिर उनको धन्यवाद भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू आपके मन में गूंजता रहेगा। सुनते रहिए इसको, सुनते रहिए, गुनते रहिए अमन के साथ राम और जानकी को। और मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।